जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और होली की बहुत बहुत मुबारक। सबके दिलों में, सबके घरों में गुरु जी सबको खुशियां दे। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ कि गुरु जी ने सत्संग के लिए मुझे आज का दिन दिया है, और ये मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझती हूँ हम सब पर और आप सब पर भी। आज मैं सुबह जब उठी, मुझे एक बड़ा सुंदर शब्द किसी ने भेजा व्हाट्सएप पे, जिसके बोल इस तरह थे, कवन बनीरी तेरी लाली, कवन रंग तू पई गुलाली। मतलब कि हे सखी, तू मुझे बता कि तेरे चेहरे पे लाली कैसे आई है, किस रंग की बरकत से तू सुंदर गहरे रंग की बन गई है, किसकी वजह से तेरे चेहरे पे नूर है और हर रंग तुझ पे जचता है। ये रूप इस वजह से है कि तू संतुष्ट है, तेरे घर में बरकत है। अब अगर आप इसको समझें तो ये गुरुजी का एक इशारा है कि जो भी हम लोगों के चेहरे पे नूर है या रंगत है या खुशी है, संतुष्टि है, वो सब गुरुजी की देन है, गुरुजी का प्यार है जो हमारे चेहरे पे प्यार बन के झलकता है। सो मुझे लगता है कि हर चीज का गुरुजी हमें इशारा देते हैं, अपने रंग में, अपने ही स्टाइल में हमें ब्लेस करते हैं। सो ऐसा मेरा दिन की शुरुआत हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अब मैं ये कहती हूँ कि ये बातें हमें धीरे धीरे समझ आती हैं, वक्त के साथ ही समझ आती हैं। मुझे आपको ये लगेगा कि मैं जो आज सत्संग शेयर करूंगी उसमें बहुत चीजें ऐसे लगेगा कि कुछ रिपीटेड है, पर मुझे ये भी बात याद आती है कि गुरुजी कई बार सेम सत्संग बार बार रिपीट करवाते थे। बोलते थे, चल ओई सुना दे जेड़ा तेरे नाल चित्ता सी, चल तेरा ऑपरेशन चित्ता सी, ओ सुना दे। गुरुजी का शायद कहना इसलिए होता था कि कुछ संगत वहां पे जो आती थी, कुछ अपने सवाल उनके मन में होते थे, वो जवाब पाना चाहती थी। हमारे सत्संग के थ्रू जो गुरुजी ही हमें देते थे, उसके थ्रू उनको वो जवाब मिलता था और उससे उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता था। जैसे गुरुजी के यहाँ जो भी शब्द चलते थे, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि आपको उनका मीनिंग समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब वो सुनते थे तो आपके जहन में जाते थे और आपको हर शब्द में आपका एक जवाब और गुरुजी का एक मैसेज मिलता था। अब मैं शायद आप सभी जानते होंगे कि हम लोगों का कनेक्शन गुरुजी से 1995 में जुड़ा। उस समय गुरुजी जालंधर में रहते थे और जैसे आप उस टाइम तो थ्रू समबडी कोई ना कोई आपको ले जाता था, आपका फैमिली मेंबर या आपका कोई फ्रेंड होता था, तो इसी तरह से गुरुजी के पास जाना होता था। तो उनके पास सबसे पहले मेरे बड़े ब्रदर गए, जो अब सब चंडीगढ़ में ही रहते हैं, और वो गए, उनको उनके फ्रेंड लेके गए। और जब वो वहां पे गए तो गुरुजी ने उनको पूछा कि तुम्हारे मम्मी डैडी दा की नाम है। सो मेरे ब्रदर ने उनका नाम बताया। अब गुरुजी ऑब्वियसली वो जानी जान है, वो हर किसी को नाम से, उनके दिल से, उनकी रूह से पहचानते हैं, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है उनसे वो इस जन्म का नहीं है, हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है उनसे, और वो हमारी रूह पहचानते हैं, हमारे दिल में क्या है वो जानते हैं। तो इसी तरह उन्होंने बोला कि अपने डैडी नू लेके आई। तो मेरे ब्रदर ने घर पे आके बोला कि डैडी, पहले तो वो काफी देर झेमता रहा, बिकॉज क्या था कि उस टाइम गुरुजी की महिमा इतनी फैली नहीं हुई थी, एंड ऑल्सो वी कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, और सिख फैमिली में आपको मालूम है कि गुरु ग्रंथ साहब को ही हम गुरु मानते हैं, देयर इज नो आइडल वर्शिप, और किसी लिविंग ह्यूमन बीइंग को हम नहीं पूछते हैं। ये हम लोगों का एक दिमाग में धारणा थी बचपन से। अब क्योंकि यही बात मेरे भाई के दिमाग में भी थी, तो उन्होंने डरते डरते फिर मम्मी डैडी को बोला कि गुरुजी एक है, मैं उनके पास जालंधर में जाता हूँ और वो आप लोगों को बुला रहे हैं। तो मम्मी ने इसको बड़ा पॉजिटिव वे में लिया कि किसी महापुरुष ने अगर बुलाया है तो उनसे ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी ना, तो उसमें जाने में हर्जी क्या है।
तो वो लोग मेरे भाई के साथ गुरुजी के पास चले गए। अब डैडी जब वहां पहुंचे, डैडी ने झट से उन्हें पहचान लिया, बिकॉज मेरे डैडी एक गवर्नमेंट जॉब में थे, पंजाब गवर्नमेंट जॉब में, और वो चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट में जाते थे अक्सर। और वहां पे कभी कभार साथ में कोई ऑफिस था, वहां गुरुजी आते थे, किसी को मिलने आते थे। तो एकदम डैडी ने बोला कि इनको तो मैं जानता हूँ, ये तो वहां आते थे। और गुरुजी ने भी डैडी को एकदम से पहचान लिया। अब मैं क्या बोलूं, पहचान लिया, वो तो जानते ही हैं। तो उन्होंने डैडी से कुछ सवाल क्वेश्चंस पूछे कि वो ਤੁਹਾਡੇ ऑफिस ਦਾ ਇਹ फला फला काम करदा सी। तो तब तक डैडी ने बोला कि जी वो तो रब नू प्यारे हो गए, मतलब वो इस संसार से जा चुके थे। और गुरुजी उनसे ऐसे वार्तालाप करने लग गए। दैट वाज हिज वे ऑफ मेकिंग एवरीबडी कंफर्टेबल, कि वो आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन में शुरू कर देते थे और आपको लगता था ठीक है, वो जब इतने ओपनली, इतने अपनेपन से आपसे बात करते हैं तो आप भी उनसे खुल जाते थे। सो ऐसे उनकी बातचीत शुरू हो गई। उसके बाद गुरुजी ने उनको पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। हम लोग 5 भाई बहन हैं और हम सारे मैरिड थे उस टाइम, जब तक गुरुजी के पास रहे थे। तो गुरुजी ने सभी के नाम पूछे, कईयों के बच्चे थे, हाँ तकरीबन हम लोगों के बच्चे भी थे, और गुरुजी ने सबके नाम पूछे। और उनमें से उन्होंने बोला कि डॉली शम्मी को बुलाओ। अब हम लोग दिल्ली में रहते थे और मेरे हस्बैंड उन दिनों न्यूज पढ़ते थे दूरदर्शन पे। तो उन्होंने बोला कि डॉली शम्मी को बुलाओ। तो उन्होंने कहा जी सतबचन गुरुजी बोल देंगे हम उन्हें। तो उनको भी मालूम था कि हम इतनी जल्दी जाने वालों में से नहीं है। खैर एनीवे, अब मम्मी डैडी का वहां जाना आना शुरू हुआ। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही गुरुजी ने मेरे डैडी को डिवाइन प्रसाद से ब्लेस किया। वो डिवाइन प्रसाद जो उनके एकदम हाथ में आ जाता था। ऑफ कोर्स गुरुजी उसमें बहुत मेहनत लगती थी, अपना सर उनका एकदम गर्म हो जाता था और दर्द होता था, और बहुत एनर्जी लगा के वो प्रसाद प्रकट करते थे। उन्होंने पहली बारी डैडी को वो प्रसाद दे दिया और डैडी को बोला कि आप 2/3 बांट दो और थोड़ा सा आप अपने पास रख लीजिए, जब भी आपको कोई जरूरत हो, ये आपका प्रसाद है। और उन्होंने बोला तुहाडियां 7 पीढ़ियां तर गईयां। इट मीन्स कि आपकी 7 जनरेशन का मैंने उद्धार कर दिया है। सो दिस वॉज नाउ वाई आई एम नरेटिंग दिस इंसिडेंट अगेन, बिकॉज कहीं ना कहीं गुरुजी कई बातों का कनेक्शन सामने आता है जो आपको समय के साथ ही पता लगता है। नाउ आई लाइक टू नरेट समथिंग विच डिस्टर्ब्स मी वेरी बैडली, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर रिसेंटली। करीब 4-5 महीने पहले गुरुजी को प्यारे हो गए वो। तो डैडी गुरुजी को बहुत मानने लगे थे। आखिर वाले दिनों में चलते थे, वो काफी वॉक भी करते थे और हर बार एक चक्कर लगाते थे घर का, और हर बार आके ऊपर देखते थे, गुरुजी का दरबार था, कहते थे गुरुजी मेहर करो, गुरुजी मेहर करो। उनके मुंह से यही बात निकलती थी। एंड ही वॉज वेरी एक्टिव, टच वुड, ही लिव्ड हिज लाइफ वेल। उन्होंने सबके घर बसते हुए देखे, बच्चों की शादियां देखी, तकरीबन सभी की, 1-2 को छोड़ के। और ही लिव्ड अ वेरी नाइस लाइफ, ही लिव्ड अप टू 93 years प्लस। उस बात का हमें वो नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल पेरेंट्स आर पेरेंट्स। आप हमेशा चाहते हैं कि वो आप हमेशा आपके सर पे रहें, कभी ना आपको छोड़ें, उनकी बातें याद आती हैं। तो एंड तक वो गुरुजी को एकदम याद करते थे, गुरुजी मेहर करो, मेहर करो। अब मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अबाउट 1.5 months बिफोर ही एक्सपायर्ड, उनका हिप बोन फ्रैक्चर हुआ और हम लोग वहीं थे और उनका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, सक्सेसफुल हो गया। एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली उस एज में आपका मसल मास कम हो चुका होता है। उनका वो फिर से डिसलोकेट हो गया, हिप जॉइंट, एंड द सर्जरी हैड टू बी रिपीटेड। सो विच वाज लाइक 1 महीने के अंदर अंदर उनकी दूसरी सर्जरी हुई। दूसरी सर्जरी भी हो गई, डॉक्टर ने घर भी भेज दिया, ठीक आ गए। उसके बाद ऑब्वियसली उनका थोड़ा डाउनफॉल हो गया, बिकॉज उस एज में 2 सर्जरीज बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। सो उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल लेके गए। अब आप ये देखिए कि वो हॉस्पिटल में जैसे पहुंचे,
हम 5 भाई बहन हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में व्यस्त हो सकता है या ऐसी जगह अटक गया, कोई बाहर चला गया कि आ नहीं सकता। अब आप ये मेहर देखिए कि हम पांचों बच्चे विद आवर स्पाउसेस वर देयर फॉर माय डैड, और उनके सारे रिलेटिव्स जितने मेरे मामे हैं, उनकी फैमिलीज सब डैडी के पास थे। और डैडी का हमेशा विश रहता था कि सारे इकट्ठे हो, चलो सारे पार्टी, मतलब पार्टी करके क्या, सब मिलो आके। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब दोबारा गई, आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि गुरुजी वो बहुत बीमार है, आई वॉन्ट टू रीच देयर बिफोर एनीथिंग अनटूवर्ड हैपेंस। और मैं जब उनके पास पहुंची तो ऑलरेडी वो इससे 2-3 दिन पहले जिसके एडमिट हुए थे, उनका सोडियम लेवल कम हो गया था। तो एक डिलीरियम सी स्टेज में आप चले जाते हैं, जहां आपको कुछ समझ भी नहीं आता, पहचानते नहीं या ऊट पटांग बातें करते हैं। और वो उस स्टेज में थे। और जैसे मैं पहुंची, जिस दिन पहुंची उसके नेक्स्ट डे जब हम मिलने गए, और उन्होंने फट से मुझे पहचान लिया और एकदम इतने खुश हुए, मतलब मुझे उनका वो खुशी वाला चेहरा मेरे मन में बार बार आता है। और एकदम खुश होके बोले, डॉली डॉली आ गई। हाँ, और मम्मी को देख के बोल रहे हैं, डॉली डॉली आ गई, हंस रही है 2 बार। अब मैं ये बात सोच रही हूँ, जिस तरह उन्होंने मुझे बोला डॉली आ गई, यही वर्ड्स मुझे गुरुजी ने फर्स्ट टाइम जब मैं उनके पास बोल गई थी, तो गुरुजी जब मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे देखा था और मेरे आसपास कोई नहीं था, तो उन्होंने मुझे देखते बोला था, डॉली आ गई। तो अब मैं ये बात रिलेट कर रही हूँ कि उस टाइम उनके अंदर गुरुजी के बोल थे, और वो बिल्कुल जैसे गुरुजी ने हंस के मुझे बोला था डॉली आ गई, तो उसी तरह मेरे डैडी ने बोला डॉली आ गई, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड देन आई वॉज ओनली सेइंग कि बार बार कि गुरुजी आप ही उनकी रक्षा करेंगे, आप ही उनको देखेंगे। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो थोड़ी सी उनकी तबीयत बिगड़ती गई। देन ही वेंट टू सीसीयू, और वहां पे भी जब भी मैं बोलती थी जय गुरु जी, सतनाम वाहिगुरु, वो आंखें उनकी बंद थी लेकिन वो रिस्पॉन्ड करते थे। रिस्पॉन्ड मतलब उनको मुंह में थोड़ा थोड़ा बोलते थे, पीछे कोशिश करते थे बोलने की। और मेरी भी अब यही एंड में डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अभी कोई स्कोप नहीं है। सो बट दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। एंड व्हेन ही वेंट, मैंने बोला था गुरुजी आप ही लेके जाएंगे उन्हें। और उनको एंड में मम्मी को भी यही फिक्र था कि वो उनके ना सांस मुश्किल से ना निकले, बहुत तकलीफ होती है। इस बात का हमें बहुत मतलब एक वो है कि तसल्ली है कि जब एक्चुअली वो छोड़ के गए हैं तो उनको कुछ नहीं पता लगा, और उनको हमेशा मेरे बड़े भाई से बहुत ज्यादा लगाव था। और उस टाइम उनके पास मेरा बड़ा भाई था बिल्कुल पास में, और अमृत वेले वो गए हैं। और उस टाइम क्या हुआ कि इतनी जोरदार बारिश आई, बिल्कुल ही जो बारिश का मौसम नहीं था। दिस वाज ऑन 24 अक्टूबर, उस दिन करवा चौथ का दिन था, सुबह का वक्त था, कोई 3 बजे बारिश शुरू हुई, बड़ी बेमौसमी बारिश। और मेरी नींद खुली, मैंने कहा ये कैसी बारिश है, मुझे भी लगा कि कुछ अजीब सी बारिश है, और मेरा भाई अगर जाएगा वो डैडी को कैसे मिलेगा, मेरे मन में ये चल रहा था। और उसी टाइम डैडी ने कोई करीब 4-4:30 के करीब उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। और इतनी भयंकर बारिश आई, पूरा दिन उस दिन बारिश हुई है। शाम तक जब तक उनका क्रिमेशन हुआ है तब तक बारिश हो रही थी, मानो पूरा जैसे आसमान गुरुजी आ गए हैं उन्हें लेने। और उसके बाद एकदम क्रिमेशन के बाद बारिश बंद, कोई नामो निशान नहीं। तो मुझे लगा कि गुरुजी की जो मेहर थी, उन पे ब्लेसिंग्स थी, उनकी एंड तक थी। गुरुजी ने अगर आपको अपना बना लिया है तो अब उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपकी एंड तक रक्षा करें और आपको खुद, आपकी सोल को अपने साथ लेके जाए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इतनी मेहर करी। और उनके सारे रिश्तेदार सब हम लोग उनके पास मिलने गए, उस टाइम थे उनके पास जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। चलिए अब मैं डैडी की ही बात करती हूँ, तो मैं एक डैडी का ही आपको इंसिडेंट और सुनाती हूँ। जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं या गुरुजी के साथ उस टाइम जुड़े थे, तो कहीं भी जब जाना होता था तो गुरुजी सबको बोलते थे, चाहे वो डायरेक्शन उल्टी हो, कि पहले तुम जलंधर आ जाओ फिर हम आगे चलेंगे। तो एक बार उनका प्लान बना
कि आप जलंधर आ जाओ। खैर अब तो उसी साइड डायरेक्शन में जाना था कि हमने अबोहर जाना है, किसी अंकल आंटी का शायद स्कूल का ओपनिंग था, तो आप वहां आ जाए, हम सारे चलेंगे इकट्ठे। और एक पूरा कॉन्वॉय बना के चलते थे हम साथ में। तो मैं उस टाइम नहीं थी उनके साथ, मेरे मम्मी डैडी उनके साथ थे। अब अगर जो भी कोई पंजाब से हो उसको मालूम होगा कि अबोहर जलंधर से बहुत दूर पड़ता है, और उन दिनों में जो कार्स होती थी उसमें इतना पेट्रोल नहीं डलता था, और गुरुजी के पास तो वैसे ही कॉन्टेसा थी, तो उसकी एवरेज बहुत कम थी, 8-9 किलोमीटर शायद थी। और इट वॉज नॉट पॉसिबल कि वो कार आपकी अबोहर बिना पेट्रोल डलवाए रास्ते में पहुंच जाए, रास्ते में आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ता। तो मेरे डैडी वॉज ऑलवेज अ वेरी इंक्विजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी सिंपल मैन, वेरी वेरी सिंपल मैन, लेकिन रीजनिंग पे चलते थे। उन्होंने बोला कि ये हो नहीं सकता कि गुरुजी की गाड़ी में पेट्रोल ना डले, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि देख तू पूरी नजर रखी, इन लोगों ने रास्ते में पेट्रोल डलवाया। अपने ड्राइवर को बोला कि तू पूरे रास्ते ना नजर रखना, उसका ड्राइवर, गुरुजी का ड्राइवर कहीं पेट्रोल तो नहीं डलवा रहा रास्ते में। कह रहे तू वहां जाके भी ना उनके साथ ही रहना, और तेरे को हम पैसे दे देंगे, तू खाना वाना इधर उधर से खा लेना, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ना। और वही बात हुई, उसने पूरा साथ नहीं छोड़ा, साथ साथ में उसने देखा। और बड़ी हैरानी की बात, उसके बाद ये लोग वापस भी आ गए और उनकी गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं डला। तो ये बहुत ही हैरान हो गए। तो तब मतलब गुरुजी ने एक बार ऐसे भी कहा था किसी संगत को कि आप चलो, मुझे रात को बोला कि यहाँ चलना है, और वो बेचारे घबरा गए कि उनकी गाड़ी में उतना पेट्रोल नहीं था। तो गुरुजी ने जरा सा उन बोला शीशा खोलो, जरा सा हाथ बाहर निकाला और सुई पूरी आ गई, पेट्रोल टैंक पे फुल आ गया, और अपना फर्स्ट क्लास जाके आ गए। और जैसे ही गुरुजी वापस आए उन्होंने बोला हुन जाके पेट्रोल पवा ली। हाँ, तो ऐसे गुरुजी मतलब ऐसी करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि हर कोई डाउट करता था कि गुरुजी के पास जो डिवाइन प्रसाद आता है वो जरूर, इन्होंने लंबे लंबे चोले पहने हुए हैं, लंबे लंबे स्लीव्स होते थे, नीचे उनकी धोती होती थी, और पक्का वो कहीं ना कहीं छुपाते हैं और अचानक निकाल देते हैं। अब ये मेरे मम्मी डैडी के मन में चल रहा था। अब गुरुजी तो हर किसी की बात, मन की बात भांप लेते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि जानबूझ के मम्मी डैडी के सामने ऐसे ढीले ढीले हाथ करके ढीले ढीले पूरे हिला हिला के चलना शुरू कर दिया, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो इनको फिर बड़ा अजीब लगा कि ये तो गुरुजी हमारी बात समझ रहे हैं। ही वाज ट्राइंग टू शो कि देख लो मेरे को चिते प्रसाद नहीं है, हाँ आप देख लो, जितना भी पूरा हिला हिला के चल रहे थे। तो उसके बाद मतलब ऐसी बातें सोच के मन में शर्म भी आती थी कि हम कैसी बातें सोच रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो शब्द की मैं बात कर रही थी कि जैसे सुंदर चोला, सुंदर कपड़े, सुंदर चेहरा। अब गुरुजी भी जो सुंदर चोला पहनते थे वो एक तरह से हमें एक भ्रम में डालते थे। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो ये एक जिंदगी का सार है कि हमारी चेहरे, हमारी चमक, हमारा गुरुजी का नूर जो हमारे चेहरे पे झलकता है, तो वो एक तरह से हमको ये कहलाते थे कि आप ये पहन लो चाहे कुछ पहन लो, लेकिन जो चेहरे का नूर है वो आपका सबसे ऊपर है। और वो हम सारी संगत बहुत ब्लेस्ड हैं कि आई एम श्योर हम लोग सब कुछ अलग ही दिखते हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसे गुरुजी का कहीं नाम आ जाए तो वो पार्टी हमारा गुरुजी का संगत में ही कन्वर्ट हो जाता है। वी फील सो हैप्पी कि हम गुरुजी की बातें करें, और इतने हम एक्साइटमेंट में एक दूसरे के साथ वो बातें शेयर करने लगते हैं कि जैसे वो एक मिनी, आप कह सकते हो छोटा सा गुरुजी का सत्संग हर पार्टी में हो जाता है। अच्छा, और मैं अभी आपको बताती हूँ कि कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो मुझे पता लगा था। एक नवराज अंकल थे जो चंडीगढ़ में है, जो गुरुजी की बहुत सेवा करते थे। वो उस टाइम एक गवर्नमेंट जॉब में थे और गुरुजी उनको छोड़ते नहीं थे, उनको जाने नहीं देते थे। वो बोलते थे, नवराज बोलते थे कि गुरुजी मेरी तो जॉब छूट जानी है,
आप मुझे जाने दो ना। वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, हले नहीं जाना, हले नहीं जाना। और गुरुजी उनको बोलते थे चल मेरी टांगे दबा, जोर जोर से, जोर जोर से। तो कह रहे मैं मुक्के मार मार के मेरे हाथ दुख जाते थे। फिर बोलते थे और जोर से दबा, और जोर से दबा। कर करके कह रहे मैं बहुत थक जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनको इतना थक गए, वो बाथरूम गए रात को नवराज अंकल, और उनको नींद आई, वहीं बैठ के सो गए। अब आधी रात की बात है, गुरुजी को वॉशरूम जाना था, और वो अंदर सो रहे हैं नवराज अंकल कुंडी लगा के, और गुरुजी आहिस्ता आहिस्ता खड़का रही हैं, नवराज, नवराज सो गया क्या, खोलो 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 करके। इट्स सो फनी। मतलब आप ये सोचते थे कि गुरुजी एक बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म जब लेके आए थे, तो वो पूरा ह्यूमन फॉर्म में ही रहना चाहते थे, रहते थे सबके सामने। उनकी वैसी ही नीड्स, वैसी ही डिजायर्स होती थी, लेकिन वो ये किसी पे इजहार नहीं करते थे। शायद इसी वजह से हम लोग बहुत ही बेवकूफ बने रहे। हमने कभी गुरुजी की महानता को समझा ही नहीं। हमने सोचा कि एक वो महापुरुष हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर कभी उनको सोचा ही नहीं कि वो क्या है गुरुजी। अब हमको ये सोच के बहुत बुरा लगता है कि गुरुजी हमें कितनी बार एग्जाम्पल्स देते थे, कितना कुछ दिखाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। जब वो इतने बड़े बड़े इलाज कर रहे थे, इतने मिरेकल्स कर रहे थे, तब भी हमको ये एहसास नहीं होता था कि गुरुजी क्या चीज है। और सभी बच्चों की तरह गुरुजी, और मुझे पता लगा था कि बचपन में बहुत ही नटखट थे। वो कहीं ना कहीं छिप जाते थे, कभी बेड के नीचे छिप जाते थे, कभी कहीं जाके। और ऊपर से क्योंकि वो बचपन से ही मेडिटेशन करते थे, तो ऐसी जगह पे बैठ के मेडिटेशन करने लगते थे जहां उनका खुद भी ध्यान नहीं जाता था। कई बार तो खेतों में बैठ जाते थे, पानी चल रहा है लेकिन उनको कुछ नहीं मालूम, और वो वहां मेडिटेशन करते थे, करते रहते थे। अब उनकी माता जी नेचुरली घबरा जाती थी कि कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया। और गुरुजी की माता जी के हाथों में जो फिंगर्स थी, उनके चार चार पोर थे, चार मतलब फैलेंजेस, जो हम लोगों के आम इंसानों में तीन तीन होते हैं और अंगूठे में दो होते हैं, और गुरुजी की माता जी के हाथ में चार फैलेंजेस थे। ये भी हमें बताया गया था। और जिनके भी लेडीज के हाथों में ये चार फैलेंजेस होते हैं, उनके घर महापुरुष ही जन्म लेते हैं। और ये तो आपको सबको पता ही लग गया था उस टाइम। और दूसरी बात मैं बताती हूँ, जैसे गुरुजी हमेशा, मैं बता रही थी, कहीं भी जाना होता था गुरुजी बोलते थे पहले आप जलंधर आ जाओ। एक बार हम लोग गुरुजी के पास वहां गए जलंधर, और रात को चंडीगढ़ से होके जाते थे हम, चंडीगढ़ से मेरी फैमिली जाते थे और फिर हम वहीं वापस आ जाते थे। तो गुरुजी ने रात को जैसे काफी लेट 12, 1, 2 बजे हमें छुट्टी देते थे, और ऐसे ही बोलते थे पूरा कॉन्वॉय में कि चलो लुधियाने वाली संगत हुन तुसी चलो, चलो जी गोबिंदगढ़ वाली संगत तुसी चलो, चलो पटियाला वाली चलो, चलो हुन चंडीगढ़ वाले चलो। तो ऐसे ही करके हम लोगों को भी इजाजत दी और हम लोग चल दिए। आई थिंक 12 बजे का टाइम होगा कुछ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। और फिर उन्होंने हमें बुलाया, मुझे और शमी को, और बोला कि तुसी ना सवेरे 8 बजे आ जाना इत्थे। अच्छा गुरुजी किते जाना है? कहते हाँ हाँ आप दिल्ली चलना है। अगर आप नाउ ज्योग्राफी देखिए, हमने बोला एक आई मीन एनीबडी रीजनेबल आप बात करेंगे। हमने बोला गुरुजी तो अगर दिल्ली जाना है तो हम लोग आपको अंबाला में मिल लेंगे, है ना, आप भी तो वहीं से जाएंगे। नहीं नहीं तुसी ऐसे आ जाना। और हमने भी बोला ठीक है गुरुजी। और कहां से हमें एनर्जी आती थी आई डोंट नो। हम सुबह, रात को पहुंचने के बाद सुबह 8 बजे उनके पास फिर पहुंच गए, और पहुंच गए और बोला गुरुजी हम आ गए, चले चलो हम आप दिल्ली चल रहे हैं। वहां से फिर कॉन्वॉय बना के हम दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अब गुरुजी के पास कॉन्टेसा थी, और आई थिंक उस टाइम हम लोगों के पास शायद वी हैड आई डोंट नो होंडा सिटी और समथिंग, और हमने उनको फॉलो करना शुरू किया। अगर आप देखिए नाउ पावर वाइज, यू नो लाइक गुरुजी कॉन्टेसा इज अ हेवी कार, उसका स्पीड थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन उनकी गाड़ी दौड़ती थी, लिटरली दौड़ती थी, और हम लोगों को मुश्किल होता था उनकी गाड़ी के साथ पेस रखने में। एंड मतलब वी यूज्ड टू लिटरली यू नो बी ऑन आवर टेंटरहुड्स के ओ गुरुजी के साथ चलना, पीछे ना रह जाए, बीच में कोई गाड़ी ना आ जाए, एंड वी यूज्ड टू फॉलो हिम।
और रास्ते में चलते चलते बड़े मजे कराते थे गुरुजी, पिकनिक कराते थे वहां पे। एवरीबडी नोज वहां पे एक ओएसिस आता है करनाल में, जो है, लेकिन ओएसिस से पीछे जाके अगर आप थोड़ा सा ओएसिस को हल्का सा क्रॉस करें तो पीछे जाके एक अगेन दिस अ स्मॉल रिवर। तो गुरुजी वहां पे बड़ा अच्छा सा लॉन सा बना हुआ है, वहां बैठ के हम लोग अपना नाश्ता वाश्ता निकाल के गुरुजी सबको नाश्ता कराते थे। इट यूज्ड टू बी लाइक अ पिकनिक। और एक और मैं बात बताना चाहूंगी, और गुरुजी जनरली ऐसी जगहों पे रुकते थे जिनका उन्होंने कल्याण करना होता था, और जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे वहां पे नहीं रुकते थे। इसी बहाने और उस संगत का जहां पे ये रुकते थे उनका कल्याण करते थे। सो ऐसे ही जाते हुए हम लोग दिल्ली पहुंच गए। जब हम दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में पहुंचे, लाइक जैसे आप दिल्ली एंटर करते हैं, तो गुरुजी ने बोला कि आपा ना एक व्याह ते जाना है। तो हमने बोला गुरुजी हमने तो शादी वाले तो कपड़े पहने ही नहीं हुए, वी आर नॉट ड्रेस्ड। चलिए कोई गल नहीं, तुसी तैयार होके आ जाओ। अब हम लोग रहते हैं साउथ दिल्ली में, विच इज एक्सट्रीम साउथ, यू कैन से, विच इज क्लोज टू कुतुब मीनार, साकेत के पास रहते हैं हम। सो आई सेड माय गॉड इट्स टू फार, इट्स द अदर एंड ऑफ दिल्ली। तो चलिए कोई गल नहीं, तैयार होके आ जाओ। और हम लोग भी, आप सोचिए, हम लोग फिर आ गए अपने घर तैयार होके, फिर हम मॉडल टाउन की तरफ पहुंच गए, सिविल लाइंस या मॉडल टाउन में कहीं जाना था हमें। आप ये सोचिए, हम सुबह पहले रात को चंडीगढ़ गए जलंधर से, फिर सुबह वहां से जलंधर आए, फिर उसके बाद दिल्ली आए, और दिल्ली में भी एक एंड से दूसरे एंड, और फिर हम वहां जाके वी आर फ्रेश एज इट इज। ये गुरुजी का करिश्मा था, गुरुजी की मेहर थी कि हम लोग फ्रेश के फ्रेश। और जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि वो जैसे आपके पास आपको वहीं बुलाते थे, तो एक बार मेरे पेरेंट्स को भी उन्होंने बोला कि आप जलंधर, मतलब चंडीगढ़ आइए, जलंधर आइए, फिर हमने कहीं जाना है। और शायद फिर वो जलंधर से चंडीगढ़ आ रहे थे या कहीं आ रहे थे, तो रास्ते में एक ढाबे पे रुके, और वो बिल्कुल, मम्मी ने बोला, सूना सा ढाबा था, जैसे कुछ पता नहीं, छोटी सी बेचारी झुग्गी बनी हुई, उसके पास कुछ होगा नहीं होगा। तो गुरुजी वहां रुके और उन्होंने बोला यहाँ हम लंगर करेंगे। और वो ढाबे वाले ने भी, बेचारे ने, जो उसके पास था, मंजियां सब कुछ उसने डाल दिया, और सबको उसने खिला दिया, सबका कल्याण, सबको पेट भर के लंगर खिला दिया। तो ये गुरुजी का एक कल्याण करने का तरीका था कि उसको, जो बेचारा अपना रुचि सूची या बहुत ही सिंपल इंसान है और मन का जरूर बहुत सच्चा होगा, हार्ड वर्किंग है, तो उसका ऐसे कल्याण करते थे गुरुजी। और एक बार और ऐसा हुआ कि वो शायद डुगरी से पटियाला गए या अपने गांव में लेके गए सारी संगत को, और वहां पे उन्होंने बोला कि आपको सबको हम प्रसाद देते हैं। तो वहां पे उन्होंने बोला होगा कि परांठे ले आओ जो भी बने हुए हैं। अब जैसे हमारे पास कैसरोल होता है, उसको छाबा बोलते हैं, तो वो बेचारे छाबा सा वो गांव में रखते हैं, जूट का बना होता है जिसमें गरम रहता है। उन्होंने बस एक छाबा पकड़ाया गुरुजी को, और गुरुजी ने, काफी संगत थी, सबको दो 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 परांठे देते थे, और वो घबराते गए कि इतना तो हमारे पास है नहीं जितना गुरुजी बांट रहे हैं। और दो दो परांठे सबको, साथ में अचार और साथ में चाय प्रसाद, और सबको मिल गया। किसी ने 3 लिए, किसी ने 2 लिए, और वो तब भी खत्म नहीं हुआ। तो ऐसी उनकी महिमा रहती थी, ऐसी उनकी मेहर रहती थी कि लंगर कभी भी कम नहीं होता था। इवन अगर आप देखें, जब हम उनके पास जाते थे, चाहे जालंधर हो चाहे एम्पायर स्टेट हो, गुरुजी सबको ऐसे खिलाते थे और कभी भी लंगर कम नहीं पड़ता था। और कई बार तो गुरुजी खुद बीच में से अपना चलते रहते थे और अपने हाथ से रोटी प्रसाद देते थे। अब ये बातें, अब मैं सोचूं तो ये बातें याद करके मन इतना आनंदित हो जाता है कि आपको लगता है कि अरे हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी हमारे लिए ऐसा करते थे, हमें अपने हाथ से रोटी प्रसाद खिलाते थे। एक बार तो मुझे याद है, उन्होंने हमें अपने बेडरूम में भी बुला के, उन्होंने बोला था तुमने नहीं अभी खाना, और बेडरूम में बुला के उन्होंने अपनी थाली में से हमें प्रसाद खिलाया था। अब आप सोचिए कि गुरुजी के सामने बैठे उनकी थाली से तो हमारा तो
गले में निवाला ही नहीं जाएगा। बट इतना प्यार करते थे गुरुजी कि ऐसा ही हम और कभी कभी तो अपना वो जूस पीते थे। एक आध बार बहुत मुझे भी उसका मिला है प्रसाद कि अपना गुरुजी थोड़ा सा जूस पी के आपको दे देते थे और आपके पता नहीं कितने कष्ट या कितनी ब्लेसिंग्स आपको देते थे उस तरह से। और बाकी गुरुजी का आपको मालूम ही है, जब मैं गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई थी तो हमको जैसे इंट्रोड्यूस कराया गया था कि शम्मी जी न्यूज पढ़ते हैं और मैं गाती हूँ। तो गुरुजी ने जब बोला न्यूज पढ़ते हैं तो गुरुजी ने करंट टॉपिक्स पॉलिटिक्स पे बातें करनी शुरू कर दी और हर किसी के बारे में गुरुजी का इतना ज्यादा ज्ञान था। ऑफ कोर्स इसमें भी मेरे को अजीब लग रहा है बोलते हुए, ज्यादा ज्ञान था, वो तो खुद साक्षात भगवान है तो उनको क्या नहीं मालूम। हम तो उनके सामने एक छोटा सा तिल के समान, चींटी से भी छोटे इंसान है हम लोग। तो ये हुआ और फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम गाते हो तो सुनाओ कुछ। तो मैं भी उस टाइम घबरा गई। मैंने कहा मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ गुरुजी के पास, मुझे मालूम ही नहीं। अब तो सभी को मालूम है कि गुरुजी को संगीत से कितना लगाव है। तो मैंने कहा मैं तो कोई डायरी नहीं लाई तो मैं ऑब्वियसली कोई शब्द या भजन ही सुनाऊंगी। लेकिन मैंने कहा गुरुजी मैं तो कोई डायरी नहीं लाई तो अब मैं क्या सुनाऊं। कह रही सुना दे कुछ भी। तो हमारा जी गाना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड को कहीं से ब्रीफ केस मिल गया, वो ब्रीफ केस में बहुत अच्छी ताल दे देते हैं मेरे साथ, बहुत अच्छी संगत कर देते हैं। तो हमने गाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा गाऊं फिर मैं अगले उस पे चली जाऊं, शब्द पे, अगले भजन पे चले जाऊं, आधे 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 सुनाती गई। फिर जब उन्होंने बोला हो सुना सुनी जा रहे थे गुरुजी, तो मैंने कहा गुरुजी अभी तो मुझे फिल्मी गीत ही आते हैं। कहते तू वही सुना दे। अब क्योंकि आप सब समझते हैं कि संगीत एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको सुने, अगर वो सच्चे मन से गाया गया हो, सच्चे सुर में हो, तो आपको कहीं और ही ले जाता है, किसी और ही दुनिया में ले जाता है और जहां पे आपको बहुत सुकून, बहुत आनंद मिलता है। सो सिमिलरली मुझे संगीत से बहुत ज्यादा लगाव है एंड आई फील ब्लेस्ड। इट्स अ गॉड्स गिफ्ट। नॉट एवरीबडी इज गिफ्टेड बट एवरीबडी लाइक्स टू लिसन टू म्यूजिक। सो आई फील ब्लेस्ड कि मुझे तो ये तो देन है, ये तो खुदा की देन है, गुरुजी की देन है जो मुझे मिली हुई है। और फिर उसके बाद जी तो किसी तरह का म्यूजिक हो, म्यूजिक आफ्टर ऑल आपको भगवान के साथ ही जोड़ता है। जब आप फुल कंसंट्रेशन से कुछ भी गाएंगे तो आपका सुर भी सच्चा लगेगा, आपका ताल भी सच्चा लगेगा और आपकी तान सीधा ऊपर ही लगेगी जाके। सो दिस इज व्हाट प्रोबेबली गुरुजी understood, like गुरुजी felt I have it in me। और गुरुजी हमेशा encourage करते थे कि गाओ और very sweetly he used to call me कि ये मेरी लता मंगेशकर है, बहुत ही प्यार से। सो फिर उसके बाद हमने अपने फिल्मी गाने गाने शुरू कर दिए and out of all my songs then of course there was one private song, it's not from a film, which is Achhiyan Tu Vasda, which was गुरुजी's favorite। और गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे, सबसे पहले जब मैं बैठती थी तो बोलते थे चल बैठ जा सुना दे अखियां तू वसदा, कहने अपने जोरू दे गुलाम नु क्या तबला बजाऊगा। एंड लाइक ही यूज्ड टू थोड़ा जोक ऑल्सो, जब भी शम्मी जी मत्था टेकते थे तो आहिस्ता से बोलते थे लव मैरिज, मतलब इट वॉज वेरी फनी। और मुझे याद है कि गुरुजी I don't know, he always used to call me Dolly and addressed me as Dolly only। And I don't know, of course, lot of aunties, uncles were there, but वो मुझे प्यार से हमेशा डॉली ही बुलाते थे। अब ये सब बातें करते हुए जब करते हैं तो गुरुजी और भी याद आते हैं और भी उनकी बातें प्यारी प्यारी याद आती हैं। एक बार मेरा भी ऐसे अवसर हुआ, मैं गुरुजी के साथ ही बैठी थी और गुरुजी ने मेरा एकदम दुपट्टा लिया, आई डिडंट नो फॉर व्हाट, और उन्होंने कस के अपने सर पे बांध लिया। दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि फिर उनको बहुत एनर्जी, शक्ति यूज होती थी कि सर को कस के बांधा और उनके पास वो प्रसाद आ गया। एंड वी हैव विटनेस दिस हैपनिंग सो मेनी टाइम्स कि गुरुजी के पास डिवाइन प्रसाद आता था और इतनी खुशबू, इतनी महक होती थी। आपने सबने शायद हजारों बार सुना होगा
कि उसमें इतनी खुशबू होती थी कि आपको लगता था पता नहीं कितना ज्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ रोज डाल दिया है। और वो फिर, और उसकी खुशबू जाती नहीं थी, आप जिस किसी चीज में भी रखते थे वो खुशबू रहती थी। और शुरू में तो हम लोग ऐसे स्टूपिड थे, हम लोग जोक करते थे कि हम गुरुजी को जरा सा टच करते हैं और वो खुशबू आती है, और हम लोग सोचते थे गुरुजी ना कोई खास किस्म का परफ्यूम लगाते हैं। हम उस जनरेशन से हैं जो हम हमेशा गुरुजी को डाउट करते रहते थे। वी वर स्टूपिड बट येट गुरुजी न्यू कि हम स्टूपिड थे, लेकिन वी वर नॉट कनिंग, यू नो। वो आपके दिल को पहचानते थे, इस उनके लिए कोई भी बुरा इंसान नहीं था। गुरुजी सबको बहुत प्यार करते थे। तो ये हमारी बेवकूफियां थी, स्टुपिडिटी कह लो आप, कि हम गुरुजी की इन बातों को समझते नहीं थे। सोचते थे प्रसाद पता नहीं कहीं से आ गया, और खुशबू लगाते हैं, कोई परफ्यूम लगाते हैं तभी उनसे खुशबू आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप उनको याद करते थे और वो खुशबू आने लगती थी। तब भी हम बहुत ही स्टूपिड रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि जो हम अब जिस मुकाम में हैं, जो अब हम लोगों का एक पूरा मल्टीमीडिया ग्रुप है, स्टूडियो है, वी डू प्रोडक्शंस, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हम लोग इस फील्ड में जरूर थे, लेकिन हर चीज से डरते थे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। माय हस्बैंड वाज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ टेकिंग एन इनिशिएटिव। मतलब टैलेंट दबा के है, लेकिन बिजनेस माइंड नहीं है, तो बिजनेस के बारे में कभी सोचा नहीं। मैं जरूर उनको बोलती थी कि हम लोग जरूर कुछ अपना स्टूडियो खोल लें, ताकि हम लोग इतना जो बाहर काम करते हैं, बाहर हम रेंट देते हैं, हायर स्टूडियो हायर करते हैं, तो अपने प्रोडक्शन तो हम अपने स्टूडियो में कर ही सकते हैं ना, वी कैन सेव दैट। लेकिन उस बात को शुरू करने के लिए डर लगता था, बिकॉज हमारी मेरी साइड भी या शम्मी की साइड भी कोई भी ऐसा नहीं है जो इस फील्ड में है या जिन्होंने ये बिजनेस शुरू करा है। एवरीबडी इज अ प्रोफेशनल वर्किंग क्लास। सो ये बात का हौसला हमें गुरुजी ने दिया। एक बार हम उनके पास ऐसे बैठे थे, और क्योंकि ये बात हमारे मन में रहती थी, और गुरुजी ने बोला ये बात है जालंधर की। उन्होंने हमें बोला जाओ जाके अपना स्टूडियो खोलो। नाउ एट दैट टाइम जब सिर्फ एक दूरदर्शन चैनल था, कोई और चैनल नहीं था, इतना मीडिया अवेयरनेस नहीं थी, इतना सोशल मीडिया नहीं था। सो एक स्टूडियो को जनरली उस टाइम फोटो स्टूडियो कहा जाता था या वीडियो स्टूडियो एट द मोस्ट। वीडियो भी इतना कम था। तो गुरुजी का ये कहना कि स्टूडियो खोल दो, विच वी अंडरस्टूड। हमारे साथ शायद कोई बैठा हो, उसको समझ ना आता, वो शायद सोचता कि फोटो स्टूडियो का बोल रहे हैं। नाउ गुरुजी का इतना कहना ही बहुत था कि उन्होंने हमें एक तरह का ब्लेसिंग्स दे दी, एनकरेज कर दिया। और आप सोचिए, हम सोचते हैं कि हमने ये प्लान करा, लेकिन हमने कुछ नहीं प्लान करा, ये सब प्लानिंग गुरुजी की है। देयर इज नथिंग एज कोइंसिडेंस। हम सोचते हैं ना, अरे ये तो कोइंसिडेंटली हो गया, ये तो ऐसा होना था हो गया, लेकिन वो हम बाद में रियलाइज करते हैं कि ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जिस वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। सो ऐसे हमारा उस टाइम 98 की बात है, हम लोगों का प्रोग्राम बन गया यूएस जाने का। और वो भी उस टाइम बना गुरुजी के, ऑफकोर्स उन्होंने जब हमें ब्लेस करा उसके बाद ही हमारा प्रोग्राम बना। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक 2 into 2 ऐड करके देख रही हूँ कि यस दैट हैपेंड देन। और उस टाइम बहुत सिचुएशन डिफिकल्ट हो चुका था, क्योंकि इंडिया ने एक पहले न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था विदाउट इवन गेट इन टू अमेरिका टू नो अबाउट इट। और अमेरिकन इंटेलिजेंस आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा है, उनको पता ही नहीं लगा था कि हम लोग इधर न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर रहे हैं, उसकी वो कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। और ये हुआ तो वो एक बहुत फाउल मूड में थे, और वो हर किसी का वीजा रिजेक्ट कर रहे थे उन दिनों में। और हम लोगों ने ऐसे ही प्लान बना लिया, कुछ नहीं मालूम था उस टाइम, आपको खुद जाके फॉर्म लेना पड़ता था, फिर लाइन में खड़े होना पड़ता था फॉर वीजा। देयर वाज नथिंग एज अपॉइंटमेंट और एनीथिंग। सो हमने एकदम पता नहीं, मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ा दिया, छोटा सा था, तो उसने बोला पापा छुट्टियां हो रही हैं, चलो छुट्टियों में कहीं घूमने चलते हैं। उन्होंने बोला कहाँ जाना है, तो मैंने उसको सिखा दिया था। वो कहता पापा कम से कम यूएस से तो चलते हैं। कहते यूएस से कम डू यू नो वेयर इट इज? हाँ, सबसे दूर वाली जगह तुम बोल रही हो यूएस से चलते हैं। तो ऐसे मजाक में कहते कि वीजा तेरा प्यो लाएगा,
जैसे आप मजाक में बोल देते हैं। तो ऐसे अच्छा ये बात है, तो मैं लेके आती हूँ फॉर्म। और मैंने जी बड़ा जोश में आके मैं वहां एम्बेसी गई, वहां से फॉर्म ले आई और हमने सारा भर भी दिया। उन दिनों में हमें कोई ऐसा भी नहीं होता था, कोई बताता है ये भरना है ये नहीं भरना है। इतना मालूम था कि हम घर के पेपर्स ले जाएंगे दिखाने के लिए कि भाई वी डोंट इंटेंड टू सेटल इन यूएस बट वील कम बैक। ऑल्सो शमीज न्यूज रीडर, सो ऑब्वियसली हिल कम बैक। तो हम लोग जी अपना वीजा फॉर्म भर भूल के सुबह जाके खड़े हो गए लाइन में, जैसे आपको लाइन में खड़े होना पड़ता था। तो जैसे आपकी बारी आएगी हम अंदर गए, तो हमारे साथ जितने लोग थे सभी का वीजा रिजेक्ट, सभी का वीजा रिजेक्ट। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। एंड शमी जी हैज ऑल्सो हैड टोल्ड अस कि आप ऐसे मूड से जाना ही मत, अगर दे दिया आप एटीट्यूड ऐसा रखना, दे दिया ठीक है नहीं तो ना से, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। सो हम लोग जैसे खड़े थे सडनली एक उसने हमको बोला कि यू गो टू द नेक्स्ट काउंटर। वहां पे देयर वाज अ इंग्लिश स्पीकिंग लेडी एंड वन इंडियन काउंटर पार्ट। सो उन्होंने हमें बोला कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएस? वी सेड वी जस्ट वांट टू गो सी एज अ टूरिस्ट। हु विल स्पॉन्सर यू? आई सेड वी विल स्पॉन्सर आवरसेल्व्स। और बताया कि दीज आर आवर हाउस पेपर्स एंड ही रीड्स न्यूज। तो ऑब्वियसली द अमेरिकन डिडंट नो। तो उसने इंडियन को देखा, कहते डू यू नो दिस मैन, डज ही रीड न्यूज? कहता यस यस यस। वो तो जैसे ऑ स्ट्रक, ही सेज यस ही रीड्स न्यूज सर। अच्छा, देन ही आस्क्ड माय सन व्हाई डू यू वांट टू गो? वो बहुत छोटा था उस टाइम। कहता आई वांट टू सी डिज्नी वर्ल्ड। तो ये करके उसने बोला ओके ग्रांटेड 6 months। और वी वर द ओनली वन हु गॉट वीजा, बट फॉर 6 months, वो भी 6 months इसलिए क्योंकि दे वर इन अ वेरी बैड मूड। एंड हम तो जी बड़े खुश कि अब तो वीजा लग गया, अब तो जाएंगे ही जाएंगे। हम वहां गए, वी वेंट टू न्यू जर्सी। एंड आप ये सोचिए कि ऑफ ऑल द प्लेसेस हमको बिल्कुल एबीसी, एक तो यूएस का मालूम नहीं था उस टाइम, एंड वी डिडंट नो कि हमको अगर स्टूडियो लगाना है तो हमें क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो सडनली शमी जी के कजन वहां रहते हैं, उन्होंने बोला कि इधर ना एक एग्जीबिशन लगी है रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट की, आर यू इंटरेस्टेड? शमी सेड यस आई एम इंटरेस्टेड, बट मैं तो कोई पैसे भी नहीं लेके आया एंड आई डोंट नो द व्हाट ऑल आई नीड टू बाय। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तू मेरा क्रेडिट कार्ड ले दे, मैं जब इंडिया में आऊंगा देन यू पे मी। तो इसी सोचे दे वेंट देयर एंड किसी से पूछ पाछ के वी बॉट द एंटायर रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। और उस टाइम वो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जो होता था, मॉनिटर्स, सीडी राइटर्स, दे वर बल्की, दे वर ह्यूज। उस टाइम आप देखें कोई भी आपके ऐसे एलईडी स्क्रीन या ये सब नहीं आते थे, दे वर लाइक बिग कंप्यूटर्स भी होते थे, तो बड़े बड़े मॉनिटर्स जैसे पुराने ओल्ड टीवीज होते थे, ऐसा इक्विपमेंट ह्यूज। एंड कितने सारे हमने चीजें उठा ली जो जो चाहिए हमें। अब उठा तो लिया, अब हमने बोला अब हम इसे लेके कैसे जाएंगे, यू नो इस पे तो हमें दबा के ड्यूटी लगेगी। और उन दिनों में ड्यूटी वॉज 350% ऑन प्रोफेशनल इक्विपमेंट। खैर एनीवेज हमने उसकी पैकिंग वैकिंग तो सब निकाली थी और लिटरली हमने उसको जैसे कुछ सूटकेस, छोटी छोटी चीजें सूटकेस में डाला और बड़े बड़े चीजें ऐसी रैप करके उठा लिया कि विल हैंड कैरी। और हैंड कैरी में भी हमारी हालत खराब हो गई बिकॉज दे वर बिग एंड ह्यूज और उनको संभालना भी मुश्किल था। हमने कर लिया एक दो जगह दे गॉट सो पुट ऑफ चाहिए, इतना बड़ा क्या उठा रहे हो, उठा के सीधा उसमें मारा लगेज में। हमने बोला ये तो जा। खैर उसको भी कुछ नहीं हुआ। वी रीच इंडिया, तब हमको थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया कि इतना सामान उठा लिया, अब हम क्या करेंगे। मैं बोला ठीक है, अगर उन्हें जाने दिया ठीक है, नहीं तो बोलेंगे रख लो, फिर बाद में पैसे दे के चुरा लेंगे। तो ऐसे ही शमी जी हैपन टू स्पीक टू समवन, ही वाज अ कॉप पोस्टेड द एयरपोर्ट, कि ऐसे करके हम ना कुछ सामान ला रहे हैं, तो आप देखना इफ यू कैन लेट अस गो विद सम ड्यूटी, कम ड्यूटी लगा दें। तो हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे और हम नेचुरली रेड उसमें क्यू में खड़े हो गए, हम रेड चैनल में। और जब हम वहां खड़े थे तो कोई आया हमारे पास, कह रहे आप यहाँ क्यों खड़े हो? हमने बोला हमारे पास ये इक्विपमेंट है। ही सेज नो गो इन द ग्रीन चैनल। हम लोग ग्रीन चैनल में चले गए और उन्होंने पूछा ये क्या है? हमने बोला रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, वी नीड इट फॉर दिस थिंग। कहता गो 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 टेक इट। आप मानेंगे नहीं, हमने सारा इक्विपमेंट विदाउट पेइंग ड्यूटी हमने बाहर निकाल लिया एंड nobody questioned us, nobody asked us, and we just walked out of the airport।
और तब तक हमने एक जगह भी ले ली थी स्टूडियो के लिए, एंड वी सेट अप आवर स्टूडियो, एंड दैट वाज द फर्स्ट डिजिटल स्टूडियो इन दिल्ली व्हिच वी सेट अप। एंड अब ये आप सोचो कितने सालों बाद दिमाग में आता है कि अरे हम इतने हम क्या इतने वो थे कि हमारा सारी चीजें ऐसे ही हो गई, ये बिना गुरुजी की कृपा से कैसे हो सकता है। एंड दैट इज वेयर आई रिकॉर्डेड फिर अठ्यांश तू वास्ता। उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। एक हमने पूरे वेरी नाइस पंजाबी लिटरेचर के, जिसमें चिड़िया दा चंबा, अच्छे अच्छे राइटर्स का हमने काफी सारा मटेरियल लिया, रिकॉर्डेड इट इन आवर स्टूडियो, और उसका नाम हमने बिरहा या कुछ ऐसा रखा, हंजू। हंजू इज लाइक टेयर्स। तो हमने वो रखा और टी सीरीज के लिए हमने वो रिकॉर्ड करा। तो जब हम टी सीरीज गए, हमने बोला ये वाला है, उन्होंने सारे सुने, तो उन्होंने बोला कि यू चेंज द टाइटल। आई सेड क्या रखे फिर? कहते रखो अठ्यांश तू वास्ता। And can you imagine, this was Guruji's, this was one of the song in this cassette, and this was the favorite song of Guruji. और गुरुजी का हमेशा बोलते थे ऐसे सुना दे, and naturally it was, this name was given by Guruji, so it was named चिड़िया अठ्यांश तू वास्ता। So ऐसे ऐसे अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि हम सोचते हैं कि ये सब coincidences है, these are not coincidences, these are all Guruji's blessings। एक मैं आपको और छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ। मेरा बेटा अभी कॉलेज पास आउट करा था या कॉलेज ज्वाइन करा था, ही वाज वेरी यंग, एंड हम लोगों ने एक पहले भी हमारे पास एक स्कोडा ऑक्टेविया थी, देन वी बॉट लॉरा स्कोडा। व्हाई आई एम टेलिंग यू द नेम? बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्टर्डी, वेरी स्ट्रॉन्ग कार, वेरी स्ट्रॉन्ग इंजन, एंड बॉडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और उन दिनों में ऑब्वियसली ये नई नई गाड़ियां आई थी विद यू नो सॉरी आपकी काफी इनबिल्ट वो सारा सिस्टम था, देन योर एयर बैग्स वर देयर एंड ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाता था, एवरीथिंग वाज देयर। सो ही वाज कमिंग फ्रॉम समवेयर, जैसे बच्चे पार्टीज करते अपने फ्रेंड के घर लिया हुआ था, तो आई थिंक 3-4 बज रहे थे सुबह, एंड ही वाज कमिंग बैक टू अ हाउस। और जैसे उसने टर्न लिया, इट वाज अ ब्लाइंड टर्न लिया अपनी साइड ही, ऑब्वियसली लेफ्ट से ही रोड आ रही थी और लेफ्ट में ही टर्न लिया, तो एकदम उसने देखा उसके सामने उल्टी साइड एक बड़ा सा डंपर आ रहा था, यू नो कूड़े वाला ट्रक, ह्यूज ट्रक, एंड ही गॉट वेरी स्केयर्ड बिकॉज सडनली एक तो ही टुक अ टर्न एंड सडनली इट केम इन फ्रंट ऑफ हिम, सो ही गॉट वेरी स्केयर्ड और उसने एकदम गाड़ी को तेज रेस दिया और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गया टू सेव हिमसेल्फ। और ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो देयर वाज अ बाउंड्री वॉल, मतलब उसकी सड़क की बाउंड्री वॉल थी, एंड ही हिट अगेंस्ट द बाउंड्री वॉल, एंड इट वाज सो द इम्पैक्ट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि दोनों एयर बैग्स खुल गए, द बम्पर, द बॉडी वाज कंप्लीटली डैमेज्ड। और नेचुरली एक तो रेस दिया था एंड सडनली और लगा बड़ी जोर से इम्पैक्ट, एंड सच ए स्ट्रॉन्ग कार कि उसका पूरा बम्पर डैमेज, उसका रेडिएटर स्टार्टेड लीकिंग, एंड और ये लोग बच्चे दोनों, इनको एक स्क्रैच नहीं आया, एक इसका फ्रेंड था, और इनके एयरबैग्स खुल गए और आराम से दरवाजा भी खुल गया। जनरली सच केसेस में दरवाजा आपका लॉक हो जाता है, यू नो व्हेन द फ्रंट बॉडी इज डैमेज्ड, और इनका एकदम दरवाजा खुला। दे वॉकड आउट ऑफ द कार, ऑल्दो दे वर वेरी वेरी ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज इतना जबरदस्त एक्सीडेंट, कोई भी घबरा जाएगा। और किसी तरह ये घर आए, बिल्कुल घर के समझो 100 मीटर पे इनका एक्सीडेंट हुआ, एंड दे ब्रॉट द कार होम, उसको टो करा के लेके आए, और इन लोगों को एक स्क्रैच नहीं आया। और सामने हमने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, आप मानेंगे सब कुछ टूट गया, आगे का स्टेयरिंग टूट गया या एयर बैग्स खुल गए, एंड गुरुजी स्वरूप वॉज इंटैक्ट, वो वहीं का वहीं लगा हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। और आप ये देखिए कि वो, एंड दिस वाज ओनली अ मंथ ओल्ड कार। और आप ये सोचिए कि इंश्योरेंस कंपनीज आर द लास्ट वंस कि आपको फुल इंश्योरेंस क्लेम दें, वो आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डैमेज का दे देंगे या कुछ दे देंगे, आपको जनरली लॉस होगा ही होगा। तो आप ये सोचिए कि गाड़ी इतनी बुरी तरह डैमेज थी कि उन्होंने भी टोटल लॉस लिख दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, एंड
आई थिंक वी लॉस्ट ओनली 1 लाख एंड देन वी टुक अनदर कार। बट मैं कहने की ये बात कर रही हूँ कि गुरुजी जी आप कृपा देखिए कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, स्क्रैच नहीं आया, कोई उनकी हड्डी नहीं टूटी, कोई बॉडी पे कहीं पे कुछ नहीं आया एक्सेप्ट दैट झटका आया एंड दैट ट्रॉमा विच दे वेंट थ्रू। और गुरुजी ने एकदम हाथ देके उनको संभाल लिया, उनको रख लिया। तो मैं यही कह रही हूँ कि वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड। हम सारी संगत, पूरी जितनी भी हमारी संगत है पूरी कायनात में, वी आर ब्लेस्ड कि गुरु जी हमारे ऊपर हैं, उनका आसरा हमारे ऊपर है, उनका हाथ हमारे ऊपर है। और हमेशा हम यही दुआ करेंगे कि गुरु जी हमेशा हमारे अनसंग रहें, हमारे अनसंग सहाय रहें। गुरु जी आप मेहर बना के रखिएगा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, जय गुरु जी।